नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है दिल्ली की जामा मस्जिद से जुड़ी हुई। दरअसल यहां पर नया दांव खेला गया है। हिंदू महासभा ने पीएम को पत्र लिखा है। पीएम मोदी गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई है। जामा मस्जिद से निकाली जाए देवी देवताओं की मूर्तियां, ये अब मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब दिल्ली के जामा मस्जिद को लेकर के एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। मस्जिद से जुड़ा हुआ नया दावा किया जा रहा है, नया दांव खेला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदू महासभा ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री को चिट्ठी लिख करके जामा मस्जिद से निकाली जाए देवी देवताओं की मूर्तियां, ये मांग की गई है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा के हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या डिमांड है ये? देखिए, हमने माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी को आज पत्र भेजा है और उसमें हमने कहा है कि औरंगजेब ने जिस प्रकार से हमारे देश की अस्मिता को खिलवाड़ किया, देश के मंदिरों को तोड़ा, उससे गुम्बद बनाया, सर्वविदित है। सोने लूटा सवाल मुगलों ने, तमाम मुगलों ने। औरंगजेब के समकालीन जो दरबारी इतिहासकार थे शाही मुश्ताक, जिसने 1710 में एक पुस्तक लॉन्च किया, उसमें लिखा है कि 24 मई 1679 को दिन रविवार को जब खान जहां जो बहादुर था, जो खान जहां बहादुर उनका लुटेरा था, जो जोधपुर और तमाम जगहों से जो लूट करके मंदिर आता है, तो औरंगजेब उसको देखकर बड़ा खुश होता है जी। और उसको जितने भी सोने चांदी और जो उसकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं अष्टधातु, उसको जो कीमती है नीलम की, उस जलाऊ खाने में रखवा देता है। और बाकी जो पत्थर की जो प्रतिमाएं हैं उसको ये कहता है कि एक काम करो, इसको जो है जामा मस्जिद के चौतरे में और सीढ़ियों में चिनवा दफन कर दो अंदर। सवाल इस बात का है कि ये उस समय का इतिहासकार है जब 1707 में तो शाहजहां मरे, उनका इंतकाल हुआ और 1710 में इन्होंने वो किया। ये दरबारी इतिहासकार थे उनसे। तो बड़ी फैक्ट है, सीधी सी बात है। ये लोग अपना इतिहास से इसलिए लिखवाते हैं। चक्रपाणी महाराज, आप चाहते क्या है जी? अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जब सरकार तत्काल कमेटी बनाए और उनकी खुदाई करके हमारे प्रतिमा निकाले। अगर सरकार नहीं कर पाती तो फिर हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। मैं शाही इमाम से भी निवेदन करता हूं कि हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए वो खुदाई करे, या तो टीम बना ले हिंदू मुस्लिम दोनों की, और खुदाई करके जो निकले उसको वापस दे, ताकि हम देवी देवताओं की पूजा कर सके। दूसरी बात, जब मुगल, आप याद होगा कि जब 1193 में मोहम्मद गोरी काशी में लूटता है और कुतुबुद्दीन ऐबक 1600 ऊँटों पे जो है सोने लाद के मोहम्मद गोरी लेके जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक उसको देता है। फिर इस कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था, इसको जो है वो सुल्तान बनाता है। आप देखो कि देश कभी सोने की चिड़िया था मुगलों के पहले, लेकिन जब से इन्होंने देवी देवताओं का अपमान किया, लूटा, तब से ही देश कंगाल हो गया, देश की स्थिति खराब हो गई। देवी देवता आज भी जामा मस्जिद के नीचे हैं। जब तक नीचे रहेंगे देश सुख से नहीं रहेगा। देखो कितने देश में शांति, भूखमरी, क्या क्या हो रहा है। इसलिए देवी देवताओं को निकालने में चक्रपाणी महाराज, आप ये कह रहे हैं कि जो जामा मस्जिद है, जो वहाँ की दीवारें हैं, वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां चुनवाई गई हैं, नीचे जमीन में दबाई गई हैं, आप ये दावा कर रहे हैं? बिल्कुल, ये इतिहास कहता है, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। प्रमाणित पुस्तक है मुआसिर आलमगीरी, स्पष्ट लिखा है, डेट सहित 24 मई 1679 को, दिन रविवार। बिल्कुल, तो प्रमाण सहित हमने प्रधानमंत्री जी को भेजा है। तो तत्काल रूप से उसको निकालना होगा, अन्यथा मैं कोर्ट में जाऊंगा और इससे लेकिन निकालना पड़ेगा। ठीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो स्वामी चक्रपाणी महाराज ने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये मांग की है कि जामा मस्जिद की दीवारों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को चुनवाया गया है, उन्हें मुक्त कराया जाए और इसके लिए सरकार पहल करे। अगर सरकार पहल नहीं करती है तो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। ओम राम राम। आज जो है प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को जामा मस्जिद के
चबूतरे के अंदर, सीढ़ियों के अंदर जो औरंगजेब द्वारा 24 मई 1679 दिन रविवार के दिन आदेश दिया गया था कि वहाँ पे हिंदू मंदिरों को दबा दिया जाए, उसको निकालने के लिए, उसकी खुदाई करा के निकालने के लिए हमने एक पत्र भेजा है और उसमें हमने मांग की है कि ये देश की सद्भावना के लिए ज़रूरी है कि इतने वर्षों से जो हमारी देवी देवता जामा मस्जिद के सीढ़ियों में, जामा मस्जिद के चौतरे में, जामा मस्जिद के नीचे जो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में दबे हैं, जो जोधपुर से लेकर और देश के तमाम कोनों से जो मूर्ति तोड़ के लाए गए थे, उसको मुक्त किया जाए, उसको निकाला जाए, उनको उचित स्थान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, ताकि पूजा पाठ हिंदू समाज कर सके। और हमें ऐसा प्रतीत होता है भारत कभी सोने की चिड़िया था, लेकिन वो सोने की चिड़िया यहाँ पे प्राकृतिक से लेके हर प्रकार से धन धान्य से संपन्न था, क्योंकि संत महात्मा ऋषि तपस्या करते थे, सभी सद्गृहस्थ धार्मिक कार्य करते थे। लेकिन जब से प्रतिमाओं को तोड़ा जाने लगा, जब से मंदिरों को मुगलों ने तोड़ा, जामा मस्जिद में अंदर चुनवाने और हमारे 27 मंदिरों को तोड़ के। तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके जामा मस्जिद के चबूतरे को तोड़ने की मांग की है और वहां पर दबी, उनके मुताबिक वहां पर दबी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को बाहर निकालने की मांग की है। नमित त्यागी हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए। नमित, एक इतिहासकार का हवाला दे करके स्वामी चक्रपाणी महाराज ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि जामा मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़ा जाए, वहां पर खुदाई की जाए और वहां पर जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के गड़े होने का दावा कर रहे हैं उसे निकाला जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विदेशी मुगल आक्रांताएं थे, उन्होंने जो है न केवल हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, मंदिरों से लूटपाट की, बल्कि जो प्रतिमाएं थी उनको मंदिर जहां पर मंदिर बने हुए थे वहीं पर ही जो है उनको दफना दिया गया मूर्तियों को, और उसके ऊपर मस्जिद के गुंबद खड़े कर दिए गए। साफ तौर पर कहा है स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कि पहले राम जन्मभूमि, उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और उसके बाद ज्ञान व्यापी में जिस तरीके से सर्वे के दौरान जो शिवलिंग बरामद किया गया है, शिवलिंग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद अब दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज ने। और उन्होंने इस बाबत दिल्ली जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह दोनों को पत्र लिखा और उन्होंने कहा है कि जामा मस्जिद की खुदाई होनी चाहिए। औरंगजेब ने जो हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, प्रतिमा है, उनको दफना कर रखा है, उसके संबंधित विभागों से उनको कार्रवाई करने के आदेश दे, ताकि खुदाई के बाद ये पता लगे कि आखिर क्या वाकई में ही जामा मस्जिद की जमीन के निचले हिस्से में जो है, गुंबद के निचले हिस्से में क्या वाकई में जो हिंदू देवी देवताओं की जो प्रतिमा है वो छुपा कर रखी है औरंगजेब ने। हालांकि इसको लेकर हमने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं से रिएक्शन करने का कोशिश किया, लेकिन अभी तक दोनों पार्टियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई भी इस मुद्दे पर जल्दी से बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सुबह चक्रपाणी महाराज के पास जब हम गए थे तो उन्होंने कहा था कि ज्ञानव्यापी में अगर सर्वे के दौरान इस तरीके के सबूत मिल सकते हैं तो क्या जामा मस्जिद की अगर खुदाई होती है तो उनको उम्मीद है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं, जो बड़ा दावा कर रहे हैं, शायद वो सच हो सकता है। शुक्रिया आप इस खबर पर जानकारी देने के लिए नमित आपका। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, गुजरात से जुड़ी हुई है। गुजरात के मोरबी में नमक फैक्ट्री में हादसा हुआ है। फैक्ट्री की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री की दीवार गिरी है और इस हादसे में फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक 9 लोगों की जान चली गई है। मजदूरों की मौत हुई है। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। नमक फैक्ट्री में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपके सामने, नमक फैक्ट्री की दीवार गिर गई और इस हादसे में फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक 9 मजदूरों की मौत हो गई है और बाकी मजदूर जो वहां पर दबे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हादसे वाली फैक्ट्री की तस्वीरें हैं जहां पर जेसीबी की मदद से ऊपर के मलबे को हटाया जा रहा है और नीचे दबे मजदूरों को निकालने की कोशिश हो रही है। वहां पर अफरा तफरी मच गई। 9 शवों को बाहर निकाला गया है। 9 मजदूरों की मौत हो गई है। अचानक आज ये दीवार गिर गई और इस हादसे में फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक 9 लोगों की मौत हो गई है। एक एक करके मलबे को हटाया जा रहा है और मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश जारी है।
और अब वाराणसी से जुड़ी हुई खबर, ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई फिलहाल टल गई है। दरअसल वकीलों की हड़ताल की वजह से आज सुनवाई नहीं हो पाई। वाराणसी कोर्ट से अगली तारीख अब मिलेगी और वाराणसी में आज और 20 मई को वकीलों की हड़ताल है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ कल पूरे मामले की सुनवाई हो सकती है। क्या कल कोई अगली तारीख मिलेगी या फिर कल तक जो सर्वे रिपोर्ट सौंपनी है उस पर कोई फैसला होगा। दो जो डिमांड की गई है, एक सरकार की तरफ से गुजारिश की गई, एप्लीकेशन लगाई गई है, और एक 3 महिलाओं की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई। क्या उस पर कोई फैसला होगा या फिर आगे की तारीख मिलेगी, इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। सनातन धर्म के अनुकूल जब मस्जिद में मंदिर शिवलिंग निकला है तो अपना हिंदू का ही है ना। शिवलिंग ऊपर से थोड़ी पढ़ करके आए हैं, उन लोगों ने तोड़ करके हमारा मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया। हमारा जो है वो मिलना चाहिए। हमारा विश्वनाथ जी का मंदिर जो है सनातन धर्म का प्रतीक है, वो हमको जो है प्राप्त होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा जो है सरकार को चाहे धर्म निरपेक्ष करके जो हमारा अधिकार है उसको अधिकार को देना चाहिए ना। अब हम तो यही मानते हैं कि जल्दी से जल्दी पूजा चालू होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। अब हम यही चाहते हैं कि प्रशासन शासक को बोल रहे हैं कि अब जल्द से जल्द पूजा चालू हो जाने चाहिए, हमको दर्शन बहुत जल्दी मिलना चाहिए। आज भी वहाँ नंदी है, और नंदी के सामने बाबा भोलेनाथ जो थे विश्वनाथ, वहाँ होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो 20-25 मीटर की दूरी पे होना ही चाहिए, वो नहीं है। वो बहुत जल्दी सेवा चालू होनी चाहिए और जल्दी से दर्शन मिलना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाज़त है, और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वज़ू भी शामिल है। वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। और अगर यही आगे आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। शिवलिंग को संरक्षित करने के अरे नहीं, अरे भाई साहब, वो तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर, कंप्लीट स्टे दे देगा उस सर्वे के ऊपर, उस सब चीज़ों के ऊपर। शिवलिंग को संरक्षित होना चाहिए। अरे वो इम्प्यून ऑर्डर है, वो उसको शिवलिंग नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इम्प्यून ऑर्डर कहा। वो चैलेंज हुआ है, आप क्यों उसको नाम दे रहे हैं इस तरह का? अरे फवारा है, और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिए सुनने कि आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये बताता है कि किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं उसको। उत्तर प्रदेश में एक और योगी सरकार शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को सुधारने का हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर यूपी के कुछ जिलों से बदहाल शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चर्चा का विषय बन रही है। अब ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद के जयंतीपुर सरकारी स्कूल से सामने आया है, जिससे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुरादाबाद के सरकारी प्राइमरी स्कूल जयंतीपुर में बच्चे इस तेज गर्मी में खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। धूप के साथ साथ हल्की छांव के लिए बच्चे सीढ़ियों के नीचे तो कभी दीवार के सहारे बैठकर पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं, ताकि गर्मी और धूप से बच सके। साफ है कि बच्चों की मजबूरी है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। लिहाजा तमाम दिक्कतों के बावजूद भी बच्चे पढ़ाई में मन लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? तो यहाँ धूप में क्यों पढ़ रही हो बाहर बैठ के? जगह नहीं है तो धूप में गर्मी नहीं लगती? गर्मी लगती तो कैसे क्या करती हो? हवा कर लेती हो? और पानी का क्या, पानी है स्कूल में? पानी है नहीं है? धूप में बैठे हो गर्मी नहीं लगती? लग रही है हैं? तो फिर क्यों बैठे हो धूप में हैं? तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या ज्यादा है और इसी वजह से उनके बैठने के लिए जगह कम पड़ रही है। मई की इस झुलसा देने वाली गर्मी में बच्चों को धूप छांव के हिसाब से बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ती है, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। स्कूल में एक ही पंखा है, जिसको कभी शिक्षक अपनी तरफ तो कभी बच्चों की तरफ कर देते हैं।
तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कि कैसे जुगाड़ तंत्र से स्कूल चल रहा है। आप देख ही रहे हैं सर व्यवस्था, बच्चे ज़्यादा हैं, जगह नहीं है, जगह की परेशानी है। फिर भी हम जो धूप होती है धूप से बचा के फिर इधर उधर बिठाते हैं बच्चों को। सूचित तो क्या है सर, पर उन्होंने जगह भी देख कर आए थे अधिकारी, वो जगह भी देख कर आए स्कूल के लिए। अब वो सभासद के ऊपर है, वो दे या दिलवाए किसी से। मुरादाबाद के सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं। जब पूरा मामला आला अधिकारियों तक पहुंचा, तो उनकी सफाई भी सामने आ गई। मुरादाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी की दलील है कि जयंतीपुर स्कूल 40 साल से एक मंदिर की धर्मशाला में चल रहा है। इसी वजह से बच्चों को जगह की कमी की दिक्कत झेलनी पड़ रही है। बीते दिनों सीएम योगी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया था। यूपी में करीब 33,000 से ज्यादा स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए काम चल रहा है। इसके अलावा हर पंचायत के स्कूल की वेबसाइट बनाने के साथ ही बच्चों के ईमेल समेत पूरा हिसाब किताब वेबसाइट पर दर्ज करने की बात कही जा रही है। वहीं शिक्षकों के लिए भी 1 जुलाई से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने की बात कही गई है। साफ है कि शासन स्तर से स्कूली शिक्षा का स्तर सुधारने का हर संभव तरीका अमल में लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी यह कोशिश लगातार जारी रहने की दरकार है, क्योंकि मुरादाबाद के जयंतीपुर जैसे स्कूल अभी विकास तो दूर अपने भवन को भी तरस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और सत्ता के नशे में चूर नेताओं के रौब और दबंगाई के तो मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन नेता के रिश्तेदार का ऐसा रौब कि थाने में मौजूद पुलिसकर्मी फूट फूट कर रो पड़े, शायद ही कभी आपने देखा होगा, कहीं सुना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सिपाही के साथ बीजेपी नेता के रिश्तेदार ने इस कदर बदसलूकी की कि वो फूट फूट कर रोने लगा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले पर सत्ताधारी बीजेपी को घेरा है। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। और अब बात हार्दिक पटेल की। दरअसल हार्दिक पटेल ने आज आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका जा रहा है। कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला भी बोला है। हार्दिक बीते कुछ वक्त से कांग्रेस नेताओं से नाराज चल रहे थे और उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें पहले से लगाई जा रही थी। कांग्रेस छोड़ते हुए हार्दिक पटेल ने ट्वीट में लिखा है कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस फैसले का स्वागत मेरा हाथ साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। आज गुजरात कांग्रेस ने एक युवा को एक बड़ा नेतृत्व का मौका दिया। कार्यकारी अध्यक्ष तक की जिनको जिम्मेवारी दी थी, बौखलाई हुई भाजपा, जिन्होंने सीडी, ईडी, सीबीआई, शाम दाम दंड भेद ही नहीं बिलो बेल्ट करके भाजपा को कांग्रेस युक्त बना के शासन चलाने की जो साजिश के तहत हार्दिक पटेल का एक रेजिग्नेशन करवाया है। आज जो कुछ उसने लिखा है वो साफ साफ भाजपा का लिखवाया हुआ है, क्योंकि ये कांग्रेस छोड़ने वाले का आरोप नहीं है, ये भाजपा लिख के देती है कि ऐसे ऐसे आरोप लगाओ। वो तो सिर्फ मुंह उसका होता है, जबान भाजपा की है।
तो हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को गुड बाय कह दिया है, जिसके बाद कांग्रेस में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से हार्दिक पटेल पिछले कुछ दिनों से व्यवहार कर रहे थे, उससे उनके इरादे का साफ पहले से पता चल गया था। कांग्रेस हार्दिक पटेल की विदाई को कितना बड़ा नुकसान मान रही है, इसी मुद्दे पर न्यूज इंडिया संवाददाता ने कांग्रेस नेता और गुजरात के कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा से खास बातचीत की। रघु शर्मा जी इस वक्त वहां से मौजूद हैं। रघु जी, क्या कहेंगे? हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया और कई सारे आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। उनको कोई अधिकार ही नहीं आरोप लगाने का। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ हो, जिसने केसेस विड्रॉ करवाए हो, जो बीजेपी से कांस्टेंट टच में था और कांग्रेस के किसी अनुशासन को मानने को तैयार नहीं थे, वो क्या अधिकार है उनको? हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति करती है। आप लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया, सीए का विरोध किया, एनआरसी का विरोध किया। अभी तक तो 5 राज्यों में प्रचार कर रहे थे, वो स्टार कैंपेनर थे कांग्रेस पार्टी के। पंजाब में कर रहे थे, उत्तराखंड में कर रहे थे, यूपी में कर रहे थे, वहाँ बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे थे ना। इससे ज़्यादा अवसरवादी राजनीति क्या हो सकती है, ये आप खुद एनालाइज करो कि वो आदमी 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद उसने अपना लाइन बदली, अपने केसेस विड्रॉ कराए, बेईमानी की, कांग्रेस के साथ धोखा किया। ये सच्चाई है और सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, क्योंकि 5 राज्यों में कांग्रेस चुनाव क्या हार गई, उसके बाद वो सोचता है मेरा कोई भविष्य नहीं है। तो यहाँ कोई इन्विटेशन थोड़ी देता किसी को आप पार्टी में आइए। कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों पर अधिकार नहीं है, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान ही नहीं है और वो जहाँ जाएगा उस पार्टी के अनुशासन को भी तोड़ेगा। वो खुद की पर्सनालिटी बिल्डअप करना और खुद को नेता बनाना, पार्टी को नीचे रखना, ये सब चीज़ें नहीं चलती। उससे तो ऐसा झलक रहा है कि आपको पहले ही पता चल गया था कि हार्दिक पटेल जाने वाले हैं। ये तो सब लोगों को मालूम था। कभी आप पार्टी का सिंबल हटा रहे हैं, कभी आप भगवा पगड़ी पहन रहे हैं, कभी जिन धर्मगुरुओं को आप बुला रहे हो उनसे कहलवा रहे हो कि आपको बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए, मुकदमे आपके अचानक सारे वापस विड्रॉ हो रहे हैं। ये सब चीज़ें ऐसा है, देखिए, और ये घटनाक्रम आज का नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी से लगातार धोखा कर रहे थे और एक दिन का इंसिडेंट, केस विड्रॉ करने में कितना टाइम लगता? वो पहले से चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के हैं गुजरात के, उनसे मिल रहे थे, अमित शाह जी से मिल रहे थे, हमारे पास सारी खबर थी। लेकिन हमने कहा कि इनको अपने आप ही छोड़ने दो, उसको आरोप लगाने का कोई नहीं सोचा कि पार्टी से ही बाहर निकाल दिया जाए। समय रहते जब वो आरोप लगाए, उससे पहले आप लोगों ने सोचा नहीं कि पार्टी से उनको बाहर निकाल दिया जाए, बाहर का रास्ता दिखाया? कि उनके आरोपों में इसलिए दम नहीं है, पूरा गुजरात जानता है कि ये सौदेबाजी हुई है, मुकदमे वापस होने। उनके मुकदमे अचानक कैसे वापस हो गए? भारतीय जनता पार्टी के आप पैरों में पड़ के और उनकी शरण में जाके कांग्रेस पर आरोप लगाओ, ये अधिकार किसी को नहीं है। चेहरा कौन है गुजरात को लेकर? गुजरात तो लड़ती है ही। हार्दिक पटेल तो अभी 5-6 साल पहले आया है, उसके पहले कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती थी। वो किसी एक चेहरे के दम पे पार्टियां चलती भी नहीं है। पार्टी चलती है सिद्धांतों के आधार पर, पार्टी विचारधारा के आधार पर। हमारी टीम है, पूरी कांग्रेस पार्टी। पटेल भी आपके संपर्क में है? बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया। तो ये गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा थे, जो कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल ने जो आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर और नेतृत्व के ऊपर, विचारहीन आरोप है और इन सब बातों का कोई आधार नहीं है। और रघु शर्मा का यह भी कहना है कि इनको पहले से जानकारी था कि हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।